हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटी है कि ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर है वह किसके संगत होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। जी हाँ दोस्तों, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के बराबर हो जाएगा 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर। बाकी इसके बाद जो है कि यह जो ऑप्शन दिया गया है मात्र श्रव्य ध्वनि, तो यह गलत है। आम बातचीत में उतना तीव्रता से कोई बात नहीं करता है और एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि, तो यह भी नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि अगर कोई पिंड है जो है वह क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहा है तो उसके लिए क्या जो है कि स्थिर रहेगा। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह आपका नहीं चेंज होगा। जी हाँ दोस्तों, गतिज ऊर्जा उसकी बराबर रहेगी, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूछा गया है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला जो क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है जिसका कि रूप जो है तथा स्वाद जो है वह शक्कर की तरह होता है, तो वह कौन सा चीज होता है। तो इसका देखिए जो सही आंसर है वह है आपका सुक्रालोज। जी हाँ दोस्तों, जो सुक्रालोज होता है यह आपका एक कृत्रिम स्वीटनर है तथा चीनी की तरह रहता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाता है के नाम से जाना। तो पूछा गया है कि जो यहाँ पर दृष्टि की खराबी होती है, निकट दृष्टि दोष होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, यह चीज इसमें कहा गया है। तो उसको जो है कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। फिलहाल इसमें हाइपर मेट्रोपिया दिया है, मायोपिया नहीं दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको क्या होता है, उसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। जी हाँ दोस्तों, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो क्या नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को वह नहीं देख पाता है। जी हाँ दोस्तों, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से वह नहीं देख पाता है, उसको जो है कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वहीं पर जब नजदीक की वस्तुओं को कोई स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। बिल्कुल उल्टा होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका TRE 3 एग्जाम का पेपर होगा तब तक हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। चाहे आपका भूगोल हो गया, चाहे आपका साइंस हो गया, चाहे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, पॉलिटी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है सबको कवर कराएंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इम्पॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उस पर लिंक वगैरह दिया जाता है, शेयर किया जाता है। साथ ही में कोई ज़रूरी सूचना रहती है तो वह भी आपका टेलीग्राम पर दिया जाता है, और PDF वगैरह भी टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। तो इसलिए आपको हमको वहाँ पर जरूर फॉलो करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निकट दृष्टि दोष
किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जो है वह किसके उपयोग से उपचारित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह अवतल लेंस। जी हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ रहता है उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर दूर दृष्टि दोष अगर किसी को हुआ रहेगा तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो पूछा गया है कि जो अवतल दर्पण है वह आपका जो है कि जो प्रतिबिंब बना रहा है वह वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के ही बराबर है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो यह स्थिति तभी बनेगी जब वस्तु कहाँ पर होगी? वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर जब रखी जाएगी तभी जो है कि वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो विद्युत धारा है वह किस उपकरण से नापी जाती है? तो देखिए, अगर हम बात करें विद्युत धारा को तो हम एमीटर से नापते हैं। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा को एमीटर से नापा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वह है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया है कि विद्युत धारा किससे नापते हैं? तो एमीटर से ही नापते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उदाहरण है जो कि, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वह किसका उदाहरण है? किस प्रकार का उदाहरण है? तो वह जो उदाहरण है वह प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह 10 क्वेश्चन हो गए आपके फिजिक्स के, जो कि भौतिक विज्ञान के थे। और अब इसके आगे हम जो है कि केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूछा गया आपसे कि निम्न में से अनबुझ चूना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनबुझ चूना किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर हम अनबुझ चूना के बारे में बात करें तो वह आपका है कैल्शियम ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम अनबुझ चूना कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। और यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस में होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो चूने का पानी है यह किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो देखिए, अगर चूना का पानी है उसमें हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो वह जो है कि दुधिया हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है CaOH का होल ट्वाइस है। अगर इसमें हम जो है कि CO2 प्रवाहित करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका बदल जाएगा CaCO3 + H2O। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह फॉर्मूला होता है, मतलब इस तरह से रिएक्शन होता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात करें सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है उसमें आपका क्या होता है? सीमेंट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो मुख्य घटक है चूना पत्थर है, सिलिका मिट्टी होता है। तो यह सब भी होता है। चूना पत्थर भी है, सिलिका मिट्टी भी होता है। और चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करके और उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कि उसमें क्या होता है, क्लिंकर मिला करके क्लिंकर का निर्माण होता है, जिसको कि सीमेंट बोलते हैं। और यह सीमेंट में जो है कि 2 से 3% हम लोग जिप्सम को मिश्रित करते हैं। तो यह भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें सीमेंट का घटक पूछा गया है तो उसमें आपका चूना पत्थर भी है, सिलिका मिट्टी भी है और जिप्सम भी है। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक कार बैटरी में
प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो कार बैटरी होती है उसमें कौन सा जो है कि विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार यह भी पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा हम अम्ल प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। देखिए वही प्रश्न अभी आपको आ गया। अभी जो हमने आपको बताया कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, तो उसमें करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से किनमें कार्बन नहीं है। तो देखिए हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप है, ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का अपर रूप है, और जो कोयला है यह भी आपका कार्बन का अपर रूप है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कार्बन के यह तीनों अपर रूप हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे सख्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सबसे हार्ड कौन सा होता है, तो देखिए सबसे हार्ड की अगर हम बात करें कि इनमें से जो होता है वह आपका होता है हीरा। हीरा बहुत ही कठोर होता है, इसको आप याद रखिएगा। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य कार्बन परमाणुओं से जो है कि प्रबल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके परमाणु स्वरूप जो है कि त्रिविमीय दृश्य संरचना प्राप्त होती है। और इसकी कठोरता के कारण ही इसका उपयोग कांच को काटने तथा कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो खाने की वस्तुओं को परिरक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। जी हाँ दोस्तों, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग परिरक्षण, खाने को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पारद धातु मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, पारद धातु किसका मिश्रण होता है, तो पारद धातु युक्त जो है कि मिश्र धातु होती है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में जो गैस प्रयोग की जाती है उसमें क्या चीज़ होता है, तो उसमें आपका मीथेन होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। खाना बनाने के लिए मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके जो है कि बायोलॉजी के प्रश्न आ गए। बायोलॉजी के प्रश्न आपको अच्छे से देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बीपीएससी का पेपर है उसमें बायोलॉजी के ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर आपका होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह आपका कहाँ पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसको याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट नामक जो कोशिकांग है उसमें जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जो है क्लोरोफिल जो कि पाया जाता है। तो चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्तोत्पाद है, तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसका क्या उत्पाद प्राप्त होता है, तो होता है ऑक्सीजन O2। या 02 लिखा है, यह आपका O2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्नों को के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा ATI में बदलती है। जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा ATI में कहाँ पर बदलती है, तो वह आपका बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में जो है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। यहाँ पर ATI नहीं, ATP आप लिख लीजिएगा। ATP में बदलती है, तो इसको याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित, जिसको कि क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जो है जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है, और यह वर्णक पत्ते के हरे रंग का कारण होता है। तो यह याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के कारण ही जो है कि पत्ता हरा होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन भी जाएगा और जब आप यूट्यूब को ऑन करेंगे तो होम पेज पर ही आपको वीडियो दिख जाएगी। तो इसलिए ढूंढना वगैरह नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अगर फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ पर वीडियो का लिंक भी दिया जाता है, कोई सूचना रहती है तो बताया जाता है और पीडीएफ वगैरह भी शेयर किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर भी फॉलो करिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो कोशिका होती है इसका शक्ति स्रोत कैसा होता है, तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, कोशिका का जो ऊर्जा गृह भी बोलते हैं उसको जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि भ्रूण किसमें मिलता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो भ्रूण है यह आपका मिलता है बीज में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर मिलता है, तो भ्रूण जो है वह आपका बीज में मिलता है। अंकुरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। तो देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो जो आपका क्लोरोरेम्फेनिफॉल है, निकॉल है, यह भी एक आपका जो है कि प्रतिजैविक औषधि है। इसके अलावा जिसका उपयोग जो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार वगैरह में किया जाता है। इसके अलावा जो आपका सल्फागोआनिडीन है यह भी एक प्रकार का आपका प्रतिजैविक है। तो आपका यहाँ पर यह भी आपका एक प्रतिजैविक हो जाएगा। तो यह दोनों ऑप्शन आपके सही हैं कि क्लोरोरेम्फेनिकॉल जो है और सल्फागोआनिडीन जो है यह दोनों प्रतिजैविक औषधि है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो दवाएं हैं जैसे प्रतिजैविक हैं, इसके बारे में एक प्रश्न जरूर आता है आपके बीपीएससी एग्जाम में। हमने टीआरई 1 में भी देखा था और टीआरई 2 में भी देखा था। जो आपका रोग वाला टॉपिक है उससे एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। या तो रोग कोई पूछ लेगा, या जो है कि यह रोग किस विटामिन से होता है यह पूछ लेगा, या कोई प्रतिजैविक का नाम पूछ लेगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं। तो टाइफाइड और कालरा किसके उदाहरण हैं। तो देखिए, जो टाइफाइड और कालरा होता है यह आपका जलजन्य रोग के उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, जल द्वारा टाइफाइड और कालरा होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एफालाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा जो है सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पूछा गया है कि मनुष्य में एफलाटॉक्सिन खाद्य द्वारा जो है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वह आपका होता है यकृत। लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है यह आपका तिल्ली में भी होता है। इसके अलावा अस्थिमज्जा में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, तिल्ली और अस्थिमज्जा में भी इसका निर्माण होता है। तो इसलिए इसका ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओकोजीन संबंधित है। तो ओकोजीन के अगर हम बारे में बात करें तो जो ओकोजीन आपका संबंधित है यह है कर्क रोग से। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है। ओकोजीन एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान जो है वह किसने किया था। तो इसकी पहचान किया था SRC के रूप में की गई थी और 1970 में यह खोजा गया था। और यह घटक जो है कि मुर्गियों में कैंसर वायरस का
घटक था जिससे कि रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके साइंस के प्रश्न हैं और यह सभी प्रश्न आपके बीपीएससी जो है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और साइंस के जितने भी पार्ट हमने अपलोड किए हैं सभी पार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका जो है वह बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम है उसमें नहीं छूटेगा, या टीआरई 4 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं छूटेगा। बस आपको क्या करना है कि जितने भी चैनल पर हमने जो है कि विज्ञान का हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हो गया, या साइंस का या हो गया, या आपका भूगोल का हो गया, तो जितने भी पार्ट अपलोड किए हैं सबको आप देख जाइए और एक बार न देखिए 2-2, 3-3 बार देख जाइए, जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसलिए हमने आसानी के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बाकायदा बना दी है, तो वहाँ पर जाकर के देख जाइए। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।